हेलो मित्रों, जीएस विजन क्लासेस पटना में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार सिंह जीएस विजन क्लासेस पटना की ओर से आप सबके बीच लोक प्रशासन को लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हो कि यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, लोक प्रशासन एक लोकप्रिय विषय रहा है और इसकी महत्ता अधिक है, क्योंकि जो लोक सेवा में करना है वो लोक प्रशासन पढ़ना है। यानी लोक सेवा में एक लोक सेवक का जो काम है उसके बारे में अध्ययन कराता है लोक प्रशासन। जैसे एक लोक सेवक में सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। तो सत्यनिष्ठा, नैतिकता का पाठ लोक प्रशासन में है। एक लोक सेवक राजनैतिक नियंत्रण में रहकर कैसे सरकार की सेवाओं का, कार्यक्रमों का लाभ सही स्वरूप में जनता तक पहुंचा सकता है, इसकी भी शिक्षा देता है लोक प्रशासन। और लोक प्रशासन में लोक सेवक होते हैं। इस लोक प्रशासन में लोक सेवक होते हैं। लोक सेवक सिविल सर्वेंट होते हैं। सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो और राजनीतिक होते हैं, लेकिन राजनीतिक नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करते हैं। और इनका काम क्या है? सरकार की सेवाओं का लाभ, सरकार की सेवाओं, योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना। इसका मतलब लोक सेवा का काम है, जनता की सेवा करना, जैसे कोरोना जैसी महामारी कोविड-19 में जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके स्तर तक राहत पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है? तो एक लोक सेवक कर रहा है। चाहे वह केंद्र सरकार का लोक सेवक हो या राज्य सरकार का लोक सेवक हो, वो इस महामारी से लोगों को निजात पहुंचाने का कार्य कर रहा है, सरकार की सेवाओं का लाभ पहुंचा रहा है। चाहे माइग्रेंट्स लेबर का सवाल हो या छात्रों का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो, इन सब तक राहत, कॉम्पनसेशन पहुंचाने का काम, उन्हें रोजगार दिलाने का काम कौन कर रहा है? लोक सेवक कर रहा है। स्किल मैपिंग हो रहा है। पता है आजकल क्वारंटाइन सेंटर में स्किल मैपिंग का काम चल रहा है। स्किल मैपिंग के जरिए जो लेबर जिस काम के लिए हुनरमंद है उसके अनुकूल उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना एक लोक सेवक काम है। इसका मतलब लोक सेवक का कार्य वाइब्रेंट है। लोक सेवक का काम वाइब्रेंट है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक की समस्त क्रियाओं में लोक सेवक की भूमिका है। और लोक सेवा शासन का आधार है। लोक सेवा शासन का आधार है। चाहे सड़क बनाना हो, बिजली पहुंचाना हो, पानी पहुंचाना हो, आवास उपलब्ध कराना हो, रोजगार उपलब्ध कराना हो, बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना हो या अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना हो, यह सारा काम एक लोक सेवक ही करता है। इसी तरह देश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित करना हो, सड़क निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करना हो, श्रम कानून में आवश्यक सुधार से संबंधित प्रावधान हो या मजदूरों को, वंचितों को, शोषितों को रोजगार और पुनर्वास
की सुविधा उपलब्ध कराना एक लोक सेवा का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। एक लोक सेवक जब लोक सेवा में जाता है तो सत्यनिष्ठा का कसम खाता है कि मैं ईमानदारी पूर्वक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाऊंगा। तो एक ऐसा विषय है हमारे सामने जिसका नाम है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध लोक सेवा से है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध इसको होता है पीए का संबंध लोक सेवा से है। यानी एक लोक सेवक जो लोक सेवा में करता है कार्य, उसके बारे में पहले से अवगत हो जाता है। कहां पर? लोक प्रशासन में। इसलिए लोक प्रशासन के जो अभ्यर्थी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उन्हें यह नहीं बताना पड़ता है कि प्रशिक्षण कैसे लिया जाता है। उन्हें यह पता होता है कि भर्ती कैसे होती है, उन्हें यह पता होता है कि पदोन्नति कैसे होती है, उन्हें यह पता होता है कि सत्यनिष्ठा क्या है, उन्हें यह पता होता है कि नैतिकता क्या है, उन्हें यह पता है कि ईमानदारी क्या है, उन्हें यह पता है कि पेशेवर ढंग से पेशा क्या है, उन्हें यह पता है कि नौकरशाही क्या है, उन्हें यह पता है कि राजनीतिक नियंत्रण क्या है, उन्हें यह पता है कि लोक सेवक और राजनेता में क्या संबंध है, उन्हें यह पता है कि विधि का निर्माण कौन करता है, उन्हें यह पता है कि नीतियों का क्रियान्वयन कैसे किया जाता है, उन्हें यह पता है कि सरकार की योजनाओं का, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कैसे करना है, उन्हें यह पता है कि हम समाज में जो वंचित वर्ग है, शोषित वर्ग है, दलित है, महादलित है, उसका उत्थान कैसे कर सकते हैं। उन्हें यह पता है कि सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की जो घोषणा की गई है उसके लिए अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं के कल्याण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। उन्हें यह पता है कि बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए क्या कार्यक्रम उठाए गए हैं। उन्हें यह पता है कि बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए और समूह कल्याण के लिए क्या कार्यक्रम चलाए गए हैं। उन्हें यह पता है कि महिला आयोग क्या है, उन्हें यह पता है कि कल्याण बोर्ड क्या है। इसका मतलब उन्हें यह भी पता है कि संघ लोक सेवा आयोग क्या है, उन्हें यह भी पता है कि राज्य लोक सेवा आयोग क्या है, उन्हें यह भी पता है कि संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार लोक सेवकों की भर्ती करता है, उन्हें यह पता है कि राज्य लोक सेवा आयोग कैसे भर्ती करता है। इसका मतलब कि भर्ती हो, प्रशिक्षण हो, पदोन्नति हो या अंतर सेवा स्थानांतरण हो, इसके बारे में लोक प्रशासन पहले अवेयर करता है। इसका मतलब कि लोक सेवक लोक सेवा में जो कार्य करता है उसके बारे में अवेयर करता है कौन? लोक प्रशासन। अब आते हैं कि बदलते परिवेश में लोक सेवा की भूमिका और बढ़ गई है। आपको मैं बता दूं कि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हो, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास। बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं न्याय के साथ विकास। ये बताइए कि सबका साथ सबका विकास, ये अवधारणा प्रधानमंत्री की है, इस अवधारणा को जमीन पर कौन उतारता है? एक लोक सेवक। इसी तरह न्याय के साथ विकास की यात्रा को कौन पूरा करेगा? एक लोक सेवक। और एक लोक सेवक कौन होता है? और राजनीतिक व्यक्ति जिसका चयन होता है। एक लोक सेवक का चयन होता है, एक लोक सेवक का चयन होता है, सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन का आधार क्या है? योग्यता। सिलेक्शन का आधार क्या है? योग्यता। और योग्यता को मापने के लिए क्या होती है? प्रतियोगिता परीक्षा। योग्यता को मापने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा होती है। और उसके बाद प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जब लोक सेवकों का चयन होता है तो चयन के बाद क्या होती है? प्रशिक्षण ट्रेनिंग वह विधा है जिसके जरिए एक लोक सेवक को योग्यता के आधार पर चयनित करके उसके सेवा के लायक बनाया जाता है, उसे कार्य करने लायक बनाया जाता है। यानी एक लोक सेवक के ज्ञान, कौशल, बुद्धि और उसकी मनोवृत्ति को इस तरह विकसित किया जाता है कि वह
अपने पद के दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन करते हुए वर्तमान भविष्य में आने वाली चुनौतियों का भी कुशलतापूर्वक सामना कर सके, इसलिए प्रशिक्षण दिया जाता है। और प्रशिक्षण में भी समय समय पर बदलाव किया जाता है। प्रशिक्षण आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण की प्रक्रिया में बदलाव किया जाता है। जैसी हमारी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप प्रशिक्षण बदलाव की जरूरत पड़ती है। जैसे कोविड-19 जैसे महामारी से निपटने के लिए एक लोक सेवक के पास किस प्रकार का प्रशिक्षण होना चाहिए, आपदा के समय एक लोक सेवक किस प्रकार निर्णय ले सकता है, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर होता है, कैसे एक डिस्क्रिशनरी पावर के जरिए वह निर्णय ले सकता है और निर्णय के आधार पर कार्य कर सकता है। जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलना है, राइट। आप बताइए कि आपदा को अवसर में बदलने का काम कौन करेगा? ये आपदा को अवसर में बदलने का काम कौन करेगा? एक लोक सेवक करेगा। एक लोक सेवक कहां से आता है? लोक सेवा से आता है। लोक सेवा एक ऐसी सेवा है जिसके माध्यम से सरकार की सेवाओं का लाभ जनता को पहुंचाया जाता है। और भारत में लोक सेवा का विकास, भारत में लोक सेवा का विकास, लोक सेवा का विकास, लोक सेवा सिविल सर्विस का विकास ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में हुआ, यानी अंग्रेजी शासन काल में, औपनिवेशिक काल में लोक सेवा का विकास हुआ और लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, भर्ती की व्यवस्था की गई, पदोन्नति की व्यवस्था की गई। और भारत के जब संविधान बना तो संविधान के जरिए संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग गठन का प्रावधान किया गया। और मैं बता दूं कि भारत जब आजाद हुआ तो दो सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं थी, आईएएस और आईपीएस। आईएएस और आईपीएस, आईएएस और आईपीएस नाम से दो सेवाएं थी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। लेकिन तीसरी सेवा भी अखिल भारतीय सेवा के रूप में अस्तित्व में आ गई। तो भारत में अखिल भारतीय सेवाएं कितनी है बताओ? भारत में 3 प्रकार की सेवाएं, भारत में 3 प्रकार की सेवाएं, 3 प्रकार की सेवाएं अखिल भारतीय सेवा है, अखिल भारतीय सेवा है। बता सकते हो कौन कौन सेवा? ऑल इंडिया सर्विस है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, मित्रों जब भारत आजाद हुआ तो दो सेवाएं आईएएस और आईपीएस अखिल भारतीय सेवा के रूप में थी। तीसरी सेवा 1966 में आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक नई अखिल भारतीय सेवा के रूप में न्यू ऑल इंडिया सर्विस के रूप में अस्तित्व में आया। इसका मतलब कि भारत में आज 3 सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। और राज्य स्तरीय सेवा है। अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती किसके द्वारा की जाती है? अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती यूपीएससी द्वारा की जाती है। तो भारत में अखिल भारतीय सेवाएं कितनी हैं?
3, भारत में अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस है आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर है, पता कहां है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी, उत्तराखंड। आईपीएस का ट्रेनिंग सेंटर है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद। और आईएफएस का ट्रेनिंग सेंटर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन प्रशिक्षण अकादमी, देहरादून। उत्तराखंड, हैदराबाद, तेलंगाना में है, पहले आंध्र प्रदेश में था। तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का चयन कौन करता है? यूपीएससी। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस तरह केंद्रीय सेवा है, ऑल इंडिया सर्विस के अलावा है। दूसरा है केंद्रीय सेवा, केंद्रीय सेवा, सेंट्रल सर्विस। केंद्रीय सेवा में 4 ग्रुप है। सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए, सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी, सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, सेंट्रल सर्विस ग्रुप डी। ए और बी की परीक्षा लेता है यूपीएससी, डी की परीक्षा लेता है एसएससी। सी, ए और बी की परीक्षा लेता है यूपीएससी, सी का लेता है एसएससी, डी का होता है डिपार्टमेंटल। विभागीय आधार पर होता है। और इसके अलावा है राज्य स्तरीय सेवा, राज्य स्तरीय सेवा, राज्य स्तरीय सेवा है। ये मुख्य रूप से सेवाएं हैं भारत में, मुख्य रूप से सेवाएं हैं भारत में, मुख्य रूप से सेवाएं हैं ऑल इंडिया सर्विस, केंद्रीय सेवा, राज्य स्तरीय सेवा। राज्य स्तरीय सेवा में राज्य पुलिस, राज्य प्रशासनिक सेवा है, राज्य प्रशासनिक सेवा है, राज्य प्रशासनिक सेवा है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, राज्य पुलिस सेवा है, राज्य शिक्षा सेवा है, ये गजेटेड है, गजेटेड सर्विस है। और इन सेवाओं के लिए भर्ती लेता है कौन? इन सेवाओं की भर्ती करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अलावा स्थानीय सेवाएं हैं, स्थानीय सेवाएं हैं, स्थानीय सेवाएं हैं।
और इन सेवाओं का विकास, यूं तो इन सेवाओं का विकास औपनिवेशिक काल में सेवा का विकास, लोक सेवा का विकास ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में हुआ, और आज की तारीख में लोक सेवा एक समृद्ध सेवा है जो सरकार की सेवाओं का लाभ जनता तक पहुंचाती है, और इसी विषय का अध्ययन कराता है कौन? लोक प्रशासन। और मैं बता दूं कि आईएएस का प्रशिक्षण संस्थान लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में है, जो उत्तराखंड में है। आईपीएस का ट्रेनिंग सेंटर सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में है, जो तेलंगाना में है। और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन प्रशिक्षण अकादमी देहरादून उत्तराखंड में है, और इनका नियंत्रण करता है। अब बताइए कि आईएएस का नियंत्रण कौन करता है? कार्मिक मंत्रालय। आईएएस का कंट्रोल कौन करता है? कार्मिक मंत्रालय। आईपीएस का नियंत्रण कौन करता है? गृह मंत्रालय। और आईएफएस का नियंत्रण कौन करता है? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। और किस देश की लोक सेवा का समृद्ध है? देखो बाबू, किस देश की लोक सेवा का समृद्ध है? नैतिक रूप से मजबूत है, सत्यनिष्ठा से युक्त है, और पेशेवर गुणों से युक्त है, तो वह देश समृद्ध होगा, और सेवाओं का लाभ जनता को मिलेगा। अगर लोक सेवा बेईमान है, अनैतिक है, भ्रष्ट है, अयोग्य है, तो उन सेवाओं का लाभ जनता को नहीं मिलेगा और देश गरीब होगा। देश को समृद्ध बनाने में, देश को समृद्ध और सशक्त बनाने में, जैसा कि सशक्त भारत या 2022 तक किसानों की आय दुगनी करनी हो, या भारत को कोविड-19 से बाहर निकालना हो और फिर नए सिरे से भारत को बसाना हो, भारत के आर्थिक विकास दर, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को हाई करना हो, या भारत को 5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था वाला देश बनाना हो, तो ये कौन करेगा? इसमें जो भी रिफॉर्म्स होगा, इसमें जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होगा, उसको जमीन पर उतारने का कार्य कौन करेगा? एक लोक सेवक सिविल सर्वेंट करेगा, और सिविल सर्वेंट को प्रशिक्षण दिया जाता है इस प्रकार से, ताकि वह विषम परिस्थितियों में भी कार्य कर सके, अपने पद के दायित्व का निर्वहन कर सके, और पद के समक्ष आने वाले चुनौतियों का डट कर मुकाबला कर सके। दोस्तों, मैं बता दूं कि एक लोक सेवक रूटीन वर्क में ज्यादा रिस्क नहीं लेता है, लेकिन जब कोई आपदा आती है, जब कोई महामारी आती है, तो महामारी से देश को बचाना, समाज को बचाना लोक सेवक का सबसे चैलेंजिंग पूर्ण दायित्व होता है। इस कोविड-19 से खुद को बचाना, देश को बचाना, समाज को बचाना, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, देश के परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करना, देश के संचार व्यवस्था को दुरुस्त करना, बुनियादी ढांचे का विकास करना, बाढ़ से निजात दिलाना, लोगों को रोटी, कपड़ा, आवास की सुविधा उपलब्ध कराना, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का विकास करना एक लोक सेवक का अहम दायित्व है। जैसे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि 2005 में मैंने न्याय के साथ विकास की यात्रा शुरू की थी। उस समय बिहार में बिजली का उत्पादन कितना था? 700 मेगावाट। 2005 में बिजली का उत्पादन था 700 मेगावाट, और आज 2020 में लगभग 58,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। हर घर नल का जल,
7 निश्चय योजना, प्रधान मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना, 7 निश्चय योजना, लोक सेवा अधिकार अधिनियम, लोक सेवा शिकायत निवारण अधिनियम, ये जो भी अधिनियम है जो लोगों के हित में है, इसको जमीन पर उतारने का कौन काम करेगा? एक लोक सेवक। और ये लोक सेवक कौन होता है? जिसका चयन होता है। चयन का आधार क्या है? योग्यता। योग्यता को मापने के लिए क्या होता है? प्रतियोगिता परीक्षा, और उसके आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण होता है, और प्रशिक्षण के बाद वो कार्य करते हैं। लेकिन सेवाकालीन भी प्रशिक्षण होता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण के जरिए लोक सेवा में आने वाले चुनौतियों का डट कर कैसे मुकाबला करना है, इसके बारे में बताया जाता है। तो चलिए मित्रों, हम लोग चर्चा करते हैं कि अगर देश समृद्ध है, देश की संस्कृति अगर समृद्ध है, देश आर्थिक रूप से सशक्त है, देश सामरिक रूप से सशक्त है, देश राजनीतिक रूप से समृद्ध है, देश कूटनीतिक रूप से समृद्ध है, तो कहीं ना कहीं लोक सेवकों का बड़ा योगदान है। भारत के प्रधानमंत्री चाहे जो घोषणा कर लें, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री चाहे जो घोषणा कर लें, चाहे किसानों को अनाज उपलब्ध कराना हो पीडीएस सिस्टम के माध्यम से, चाहे गरीब महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर पहुंचाना हो, चाहे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लोगों के खाते में पैसा उपलब्ध कराना हो, चाहे मनरेगा हो, इसका लाभ लोगों को तभी मिलेगा जब लोक सेवक ईमानदार होंगे, सत्यनिष्ठ होंगे, पेशेवर होंगे, प्रतिबद्ध होंगे, और उनके अंदर सेवा का भाव होगा, तो इसका लाभ सही मिलेगा। अगर लोक सेवक ईमानदार नहीं होंगे, लोक सेवक अकर्मण्य होंगे, लोक सेवक बेईमान होंगे, तो उस देश में, उस राज्य में लोक सेवा का लाभ समाज के लोगों को नहीं मिलेगा। समाज सशक्त नहीं होगा, समाज सशक्त नहीं होगा तो देश सशक्त नहीं होगा। देश तभी आगे बढ़ता है जब वहां की लोक सेवा समृद्ध होती है, लोक सेवा में नैतिकता होती है, सत्यनिष्ठा होती है, और लोक सेवा पेशेवर गुणों से युक्त होता है। विकसित देशों में लोक सेवा है, विकासशील देशों में लोक सेवा है, लेकिन विकसित देशों में जो लोक सेवा है वो प्रतिबद्ध है, पेशेवर है, और उसमें जनता की सहभागिता पूरी तरह से है। विकासशील समाज में अभी लोक सेवा उतनी ईमानदार नहीं है, उतनी प्रतिबद्ध नहीं है, उतनी पेशेवर गुणों से युक्त नहीं है। इसलिए भारत विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में है, और विकासशील राष्ट्र से मैं बता दूं, भारत विकासशील राष्ट्र से, इंडिया भारत विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जाएगा, तो इसको ले जाने में सबसे अहम योगदान कौन निभाएगा? डेवलपिंग कंट्री से डेवलप बनाने में किसका योगदान होगा? एक लोक सेवक का। और एक लोक सेवक राजनैतिक नियंत्रण में, सिविल सर्वेंट राजनैतिक नियंत्रण में कार्य करता है। और मैं बता दूं कि लोक प्रशासन में इन्हीं चीजों की, इन्हीं बातों की पढ़ाई का, लोक प्रशासन में इन्हीं सब चीजों का अध्ययन करा जाता है। यानी जो लोक सेवा में जाकर आप करेंगे उसके बारे में बताता है कौन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक जीवंत विषय है, जिसकी जीवंतता इस बात से है कि इसमें बदलाव होता है, इसमें परिवर्तन होता है, बदलते परिवेश के अनुकूल इसमें बदलाव करने की अद्भुत क्षमता है। एक लोक सेवा में जो चुनौतियां आती हैं, लोक सेवा में एक लोक सेवक के जीवन में चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का वह बेहतर तरीके से कैसे सामना कर सके, इसके लिए भी लोक प्रशासन में व्यवस्था है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार बदलाव किया जाए कि एक लोक सेवक बदलते हुए माहौल में अपने आप को बदल सके। इसलिए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक परिवेश में अगर परिवर्तन आता है तो एक लोक सेवक उस बदलाव के अनुकूल अपने आप को ढाल सके। इसलिए लोक सेवा महत्वपूर्ण सेवा है, और इसी के द्वारा भारत एक समृद्ध भारत बनेगा, सशक्त भारत बनेगा। कूटनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से अगर भारत आगे बढ़ेगा तो भारत
का नाम दुनिया के देशों में शुमार होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं 2 शब्द लोक प्रशासन के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, लोक प्रशासन के बारे में बताना चाहता हूं कि 1987 के करीब लोक प्रशासन को यूपीएससी का विषय बनाया गया और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी लोक प्रशासन एक लोकप्रिय विषय है। और लोक प्रशासन पहले राजनीति शास्त्र का हिस्सा था। लोक प्रशासन जिसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक नया विषय है, नया विषय है। ये पहले राजनीति शास्त्र का हिस्सा था, राजनीति शास्त्र का हिस्सा था, राजनीति शास्त्र का हिस्सा था। इसको 1887 में अलग विषय के रूप में लोक प्रशासन को अलग विषय के रूप में महत्ता मिली। पीए को अलग विषय के रूप में, अलग विषय के रूप में, सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में मान्यता में लिखा 1887 में। 1887 में प्रोफेसर वुडरो विल्सन जो राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर थे, जो अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र के विद्वान थे। बाद में वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1887 में एक लेख लिखा द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का अध्ययन के नाम से एक लेख लिखा। इस लेख के जरिए उन्होंने बताया कि राजनीति और प्रशासन अलग अलग विधा है। राजनीति और प्रशासन अलग अलग विधा है। राजनीति का संबंध सत्ता से है, जबकि प्रशासन का संबंध विशेषज्ञता से है। प्रशासन का संबंध विशेषज्ञता से है। राजनीति का काम है, राजनीति का संबंध सत्ता से है और इसका काम है नीति निर्धारित करना, और प्रशासन का काम है नीतियों को क्रियान्वित करना। इसका मतलब कि राजनीति का संबंध सत्ता से है और सत्ता का काम है नीति निर्धारित करना। प्रशासन का संबंध विशेषज्ञता से है और प्रशासन का काम है राजनीति द्वारा निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करना। इसका मतलब लोक प्रशासन में नीतियों का निर्धारण जो राजनीति करती है उसका क्रियान्वयन करता है प्रशासन। इसका मतलब लोक प्रशासन में सरकार के कार्यक्रमों का, सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। इसीलिए इवाइट वाल्डो ने कहा है, क्या कहा है कि प्रोफेसर वुडरो विल्सन is the father of PA. प्रोफेसर वुडरो विल्सन इज द फादर ऑफ पीए। आप समझ सकते हैं कि एक नया विषय है जो पहले राजनीति शास्त्र का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि राजनीति और प्रशासन अलग अलग विधा है। राजनीति से प्रशासन को अलग करने का श्रेय जाता है वुडरो विल्सन को, जो प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर थे, बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने स्पष्ट राजनीति और प्रशासन को अलग अलग विधा बताया। इसीलिए इवाइट वाल्डो ने कहा कि प्रोफेसर वुडरो विल्सन इज द फादर ऑफ पीए। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की बात को विराम देता हूं। फिर अगले वीडियो में मैं पीए के मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस पर चर्चा करूंगा कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका विकास कैसे हुआ है,
इसकी विकास यात्रा की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।